एक बार फिर से सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पोस्ट के लिए होने वाला है, जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। ये हमारी रोज सीरीज जीके और जीएस की चल रही है। ये आपको 17 सितंबर तक सीरीज लगातार लाइव मॉक टेस्ट के रूप में मिलने वाली है। रोजाना ये सीरीज आपको इसी चैनल पर सुबह 10 बजे मिलती है, तो सभी लोग इसको सुबह 10 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा। आज हम इसका पार्ट नंबर 5 डिस्कशन करने वाले हैं। इसके ऑलरेडी जो पार्ट 4 है वो आ चुके हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वो जो वीडियो है, वो जो पार्ट है, उनको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो अभी हाल ही में जो टीसीएस के द्वारा 2021, 22 और 23 में क्वेश्चन जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आपको इसी वीडियो सेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, कह रहा है ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी पुरमा बनर्जी, ऑप्शन सी साबेज हाजमी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की गई है ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक की, तो वो प्रथम ध्वजवाहक हो जाएंगे पुरमा बनर्जी। कौन हो जाएंगे? पुरमा बनर्जी। अगर पुरमा बनर्जी की बात की जाए तो ये एक थे धावक। कौन थे? धावक। इन्होंने ही सन 1920 ईस्वी में जब भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में वहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो इन्हीं को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ओलंपिक्स 1920 में आयोजित हुए थे, ये बेल्जियम में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है ओलंपिक के बारे में, तो जान लेते हैं ओलंपिक के बारे में। अगर आपसे पूछ ले आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है 1896 में। अगर आपसे पूछ ले किसके सहयोग से ये ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, तो याद रखना है पियरे डी कार्बेडियन, जो कि फ्रांस के व्यक्ति थे, इनके द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा ही ये ओलंपिक स्टार्ट हो पाए थे। ठीक है, इसके बाद में बताती है कि इसी आधुनिक ओलंपिक का सन 1894 ईस्वी में हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थापित किया गया, और वर्तमान में जो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस वाक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, उसको भी आपको यहाँ पर नोट करके रख लेना है। अगर आपसे पूछ ले ओलंपिक्स में पहली जो भारतीय महिला सदस्य के रूप में चुनी गई हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगी नीता अंबानी। कौन हो जाएंगी? नीता अंबानी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब होती है, तो याद रखना है सन 1924 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक्स की स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना होती है तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जे टाटा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी एक क्वेश्चन से कई सारे पॉइंट रिलेट करके याद करने होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरमा बनर्जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सदनम पीवी बालकृष्णम को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन डी है कथक। तो सदनम पीवी बालकृष्णम को जो संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है कथकली डांस के लिए। किसके लिए? कथकली डांस के लिए। अगर आपसे पूछ ले कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना है ये केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बात की गई है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में। तो संगीत नाटक जो अकादमी है इसकी स्थापना होती है 1952 ईस्वी में। कब होती है? 1952 ईस्वी में। अभी हाल ही में जो 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है वो डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बोला गया है, तो जान लेते हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। अगर आपसे पूछ ले भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो याद रखना है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें एक आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, ये तमिलनाडु का है।
एक आपका कथकली और मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ये दोनों केरल के हैं। एक मणिपुरी हो जाएगा, ये आपका मणिपुर का है। एक आपका ओडिसी हो जाएगा, ये आपका ओडिशा का है। एक आपका कथक हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का है। और एक आपका हो जाएगा सस्त्रिया, ये आपका है असम का। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनको भी आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। कह रहा है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी के लिए योगदान डैश से तैयार होता है। ऑप्शन ए ढांचा, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जो जीडीपी के लिए योगदान दिया जाता है वो हमारा जो मूलभूत जो ढांचा होता है इसके द्वारा ही योगदान दिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर आपके 3rd के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कह रहा है महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी फाल्गुन, ऑप्शन डी है सावन। तो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है वो किस महीने में मनाई जाती है ये आपको बताना है। आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं सभी का अगर आपको आंसर आता है और जो भी आप लोग स्कोर अटेम्प्ट करते हैं उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनका लेवल क्या है, इससे लेवल और बढ़ाया जाए या फिर इससे लेवल कम किया जाए, इसके बारे में हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बात की गई थी शिवरात्रि के बारे में। तो शिवरात्रि जो मनाई जाती है ये आपके फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी है डी राजा, ऑप्शन सी है मल्लिका अर्जुन, ऑप्शन डी है राम भानु। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसके अध्यक्ष अक्टूबर 2022 तक कौन है। तो वो हो जाएंगे डी राजा। कौन हो जाएंगे? डी राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, तो जान लेते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना होती है ये 26 दिसंबर 1925 को होती है। कब होती है? 26 दिसंबर 1925 को होती है। पूछ ले कहाँ पर होती है, तो ये कानपुर में होती है। और ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी है तो वो है आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। जब इस पार्टी की स्थापना होती है तब इसका हेडक्वार्टर कानपुर में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में मुंबई में है। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना करता कौन है तो वो एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कुल कितने अंक होते हैं। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 25। तो बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में जो अंक मिलते हैं वो मिलते हैं कुल 21। कितने मिलते हैं? कुल 21। ठीक है, बैडमिंटन से आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, बैडमिंटन को सन 1922 ईस्वी में ओलंपिक में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। कह रहा है स्किल इंडिया अभिशासन की डैश की अध्यक्षता कौन करते हैं। यानी कि जो स्किल इंडिया है इस अभिशासन की अध्यक्षता कौन करते हैं। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है खेल मंत्री, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो स्किल इंडिया की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर बात की गई है स्किल इंडिया के बारे में। तो स्किल इंडिया की जो शुरुआत होती है वो सन 2015 से की जाती है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा केस फौजदारी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए हत्या,
ऑप्शन बी है चोरी, ऑप्शन सी है दहेज प्रथा, ऑप्शन डी है तलाक विवाद। तो यहाँ पर फौजदारी केस के बारे में बात की गई है। तो फौजदारी केस के अंतर्गत जो भी केस आते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हत्या आता है, चोरी भी आता है और यहाँ पर दहेज प्रथा है ये भी आता है। लेकिन जो तलाक विवाद है इसको फौजदारी केस के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जो सिविल प्रोसीजर कोड की स्थापना होती है वो कब होती है, तो याद रखना है सन 1908 ईस्वी में सिविल प्रोसीजर कोड की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक बार उन कैंडिडेट तक जरूर शेयर करिएगा जो भी कैंडिडेट 18 सितंबर को ITBP टेलीकम्युनिकेशन में कांस्टेबल पोस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी मध्य डैश प्लान को कहा जाता है। ऑप्शन ए अवकाश, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी योजना, ऑप्शन डी है रोलिंग। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी और छठी पंचवर्षीय योजना थी इसके मध्य का जो समय था उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना। और ये जो अनवरत योजना आई हुई थी ये आई हुई थी सन 1978 ईस्वी से लेकर सन 1980 के बीच में, यानी कि 1978 में लागू हुई थी और 1980 तक ये योजना लागू रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है आपके पंचवर्षीय योजना की। तो 5 ईयर प्लान के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1951 में होती है, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई हुई थी ये सन 1951 ईस्वी में आई हुई थी। ये 1951 से लेकर 1956 तक रही थी और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना आई हुई है। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी वो सन 1974 ईस्वी से लेकर 78 के बीच में आई हुई थी और इसी 78 से लेकर आपके 80 तक का जो समय था ये आपका रोलिंग प्लान का था। इसके बाद आपकी छठी पंचवर्षीय योजना आती है, ये आपकी सन 1980 ईस्वी में आती है और 1980 से लेकर 1985 तक आपकी छठी पंचवर्षीय योजना लागू रहती है। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो आपकी 2012 में आई हुई थी और 2017 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद अभी तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोलिंग आपका प्लानिंग, जिसे कहा जाता है अनवरत योजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं त्रिपुरा से वो कौन है। ऑप्शन ए जोरमथंगा, ऑप्शन बी है बिप्लब कुमार देव, ऑप्शन सी है दिनेश शर्मा, ऑप्शन डी है त्रिनाथ सिंह। तो सितंबर 2022 में जो त्रिपुरा से भारतीय राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे वो हुए थे बिप्लब कुमार देव। कौन हुए थे? बिप्लब कुमार देव। ये जो है ये आपके त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी कि इससे पहले ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर अधिक है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो महिला साक्षरता दर जो सबसे अधिक बताई जाती है वो आपके केरल राज्य की बताई जाती है। वहीं जो सबसे कम आपकी महिला साक्षरता दर है वो आपकी है बिहार की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर जनसंख्या में पूछ ले तो फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वहीं अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व में कौन सा राज्य सबसे आगे है तो वो हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ ले तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा,
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। कह रहा है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का रंग है हल्का हरा, लाल, फ्लोसेंट नीला, ऑप्शन डी है बिल्कुल नीला। तो यहाँ पर पूछा गया है रुपए 50 श्रृंखला के नोट का रंग, तो वो हो जाएगा फ्लोसेंट नीला। कौन सा हो जाएगा? फ्लोसेंट नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो 50 रुपए नई श्रृंखला का नोट है इसके पृष्ठ पेज पर यानी कि पीछे वाले पेज पर किसका चित्र अंकित किया गया है? इसका प्रश्न का जो उत्तर है हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन नंबर डी है 19। तो जो अनुच्छेद नंबर आपका 21 है ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आपका संबंधित है, यानी कि आर्टिकल नंबर 21 जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 19 तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 17। तो अस्पृश्यता का जो अंत है यानी कि जो छुआछूत का अंत है वो आर्टिकल नंबर 17 में है। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर आपके 18 में हो जाएगा। इसके बाद बोलने की जो स्वतंत्रता है ये आपके आर्टिकल नंबर 19 में हो जाएगी। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो आपका आर्टिकल नंबर है वो आपका आर्टिकल नंबर 20 हो जाएगा। तो ये सारे आर्टिकल नंबर आपको याद रखने होंगे। इन सभी में हम सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो वो आर्टिकल नंबर 17 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 का जो संबंध है वो आपके अस्पृश्यता से यानी कि छुआछूत से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी है कथक। तो अभी मैंने शायद आपका दूसरा या तीसरा प्रश्न होगा वहाँ पर सारे जो शास्त्रीय नृत्य थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपको याद है तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा जो आपका आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम और कथकली आपके केरल राज्य के हैं, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, वहीं आपका ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और शास्त्रीय जो नृत्य है ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार से कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया गया है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। कह रहा है कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए श्रीनिवासन, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो आपके हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है तमिलनाडु के तट पर विशेष वर्षा किस महीने में होती है? ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी है नवंबर। तो तमिलनाडु के तट पर जो विशेष वर्षा होती है वो होती है नवंबर और दिसंबर के महीने में, यानी कि बोला जाए तो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु के तट पर विशेष वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ ले ये वर्षा किस लिए होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही आपके तमिलनाडु के तट पर नवंबर और दिसंबर महीने में वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। तो भारत में जो अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है ये उगाई जाती है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? ऑप्शन ए बड़ोदरा, ऑप्शन बी विदर्भ, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो 2017-18 में विजय हजारे जो ट्रॉफी संपन्न हुई है इसको जीता है कर्नाटक राज्य ने। किसने जीता है? कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आ जाते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है समर्थ योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है खेल मंत्रालय। तो समर्थ योजना जो लॉन्च हुई है ये जो मंत्रालय के अधीन आती है वो वस्त्र मंत्रालय के अधीन आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है हिट विकेट शब्दावली किस खेल में प्रयोग होती है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो हिट विकेट जो शब्दावली है इसका प्रयोग होता है आपके क्रिकेट में। किस में होता है? क्रिकेट में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमने जो कुल 20 क्वेश्चन लिए हुए थे सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी हमने प्रश्न पूछा हुआ है उसका उत्तर दीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं वो क्वेश्चन का आंसर हमें बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ में कल की सीरीज के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।